दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आज का जो पार्ट है इसमें मैं क्या डिस्कस करूँगा कि जो अभी जैसे मेरा सीरीज चल रहा था हिस्ट्री का, तो वैसे ही मैंने 100 क्वेश्चन का जो सीरीज चालू किया है वो केमिस्ट्री के ऊपर चालू किया है, जिसका पार्ट 1 है। अगेन इसमें मैं 25 क्वेश्चंस को कवर करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये पूरे वीडियोस आपको मिल पाएँ। इसी तरीके से मैं आपको जियोग्राफी के भी लाऊँगा। जल्दी से जल्दी मैं सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसमें मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं केमिस्ट्री के, जो कि आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि टेरिलीन टेरेफ्थिलीन एसिड और डैश का एक संघनक, ठीक है, संघनक बहुलक है। ठीक है, तो ये किस किस का संघनक बहुलक है। तो ये जो है ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको रटना ही पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो साइंस फील्ड के स्टूडेंट हैं उनको को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि हाँ क्या कैसा होता है, लेकिन जैसे आर्ट्स फील्ड के हैं, अदर साइंस फील्ड के हैं, मतलब साइंस फील्ड के हैं लेकिन केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं रहा है उनका, तो आप इन चीज़ों को याद कर लीजिए। इसीलिए मैंने ये सीरीज चालू की है कि आपको समझ में नहीं भी आता, 2-3 बार वीडियोस को देखिए, आपको ये याद हो जाएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इथाइलिन ग्लाइकोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अगर किसी भी पदार्थ का तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर होता है और फिर फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसका तापमान क्या होगा। यानी कि दिया हुआ है कि 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो देखिए बच्चों, इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए फॉर्मूला मैं आपको लिख के बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है कि जो भी आपको डिग्री सेल्सियस है उसमें दिया रहेगा, उससे में आपको इंटू करना है 1.8 का। ठीक है, और इसमें अपने 1.8 का इंटू किया प्लस 32 इक्वल टू आपका आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे 40 डिग्री दिया है तो 40 डिग्री हो गया। यहाँ पे आप रख देंगे 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री में जो है 1.8 का जब आप इंटू करोगे, ठीक है, 1.8 का जब इंटू करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 चौके 72, यानी कि 72, और ये जीरो आएगा लेकिन एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हो जाएगा, तो ये 72 हो गया। और 72 प्लस आप अगर 32 करोगे तो ये हो जाएगा 104। ठीक, क्या हो जाएगा 104। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका 104 फ़ारेनहाइट। तो ये फॉर्मूला है, इससे आप निकाल सकते हो। और एक क्वेश्चन और आता है डिग्री और इसका सेल्सियस का, कि कितने डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों जो है बराबर होते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो -40 पे जो है ये दोनों हैं आपके बराबर हो जाते हैं। कितने पे, -40 पे दोनों बराबर हो जाते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे आप अगर 40 रख दोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने -40 रख दिया तो -40 रखने पे आप क्या हो जाएगा, ये -72 हो जाएगा। अब -72 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा, -40। तो -40 एक ऐसा वैल्यू है जिसपे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन भी बाकायदा एसएससी में पूछा जाता है। तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32 इक्वल टू फ़ारेनहाइट, ये आपका फॉर्मूला हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर का। उच्चतम श्रेणी और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और पीट। तो देखिए सबसे पहला जो होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है वो एंथ्रासाइड होता है। ठीक, फिर आपका बिटुमिनस होता है, फिर लिग्नाइट होता है, फिर पीट होता है। तो बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथ्रासाइट। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो इसका आंसर है बी, एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित गैस है जो है, मतलब निम्नलिखित गैस में से किसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। ठीक है, अब कौन सा गैस है ये तो लगभग सभी को पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आग बुझाने के लिए काम किया जाता है, क्योंकि आग को जलने के लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है यहाँ पर हमको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बोरैक्स। बोरैक्स का रासायनिक नाम क्या है। देखिए अब बोरैक्स का रासायनिक नाम से पहले आप इसका आम नाम जान लीजिए, जो आम तौर पे क्या। तो बोरैक्स का मतलब होता है सुहागा, सोने पे सुहागा जो बोलते हैं ना, ये दैट इज
यही वाला जो है आपका सुहागा है। ठीक, सोने पे सुहागा वाला जो बात होती है, तो ये बोरेक्स का मतलब होता है सुहागा। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि इसका केमिकल नेम ऑफ बोरेक्स पूछा है, तो इसका केमिकल नेम जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम टेट्राबोरेट। क्या हो जाएगा? सोडियम टेट्राबोरेट। इसको याद करने का तरीका ही देख लीजिए, लास्ट में ही टेट्राबोरेट आ रहा है। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है? टेट्राबोरेट आ रहा है, तो ये आपको याद हो जाएगा। बोरेट नाम में ही बोरेट आ रहा है, तो बोरेक्स, इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम टेट्राबोरेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 6वें नंबर का है। इसमें क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है, या हास्य गैस के बारे में जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। एक क्वेश्चन और ऐसे गैस में पूछा जाता है, ये तो हंसने वाली गैस हो गई। अब आंसू गैस पूछा जाता है। ठीक है, अश्रु गैस, यानी कि जिससे हमको आंसू आते हैं, वो वाले गैस, तो उस गैस को बोला जाता है एसिटेफिनॉल। ठीक, एसिटोफिनॉल जो गैस है, तो उससे क्या होता है? आपके आंसू गैस आता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है, यानी कि साफ सुथरा, जो ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलाता, उसका उदाहरण। देखिए, पेट्रोल से बाकायदा आपका पॉल्यूशन होता है, डीजल से और अधिक मात्रा में होता है, और कैरोसिन की बात करें तो उससे और अधिक मात्रा में होता है। लेकिन सीएनजी की बात करें, जो कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, संपीड़ित गैस है, इससे आपका जो है बहुत कम मात्रा में जो है होता है पॉल्यूशन, जिस कारण से इसको स्वच्छ ईंधन के नाम से भी जाना जाता है, सीएनजी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, सीएनजी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि 8वां, वह तरल जिसमें तक एसिडिक अम्ल होता है, मतलब 5 से 20% एसिडिक अम्ल होता है, वो कौन सा अम्ल है, मतलब कौन सा आपका ऐसा इसमें तरल है? तो वो है आपका सिरका। सिरका में जो भी, देखिए, जो भी खट्टी पदार्थ अधिकतर होगी ना, तो उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विनेगर, यानी कि ए, सिरका। डीडीटी एक सिंथेटिक कीटनाशक है। क्वेश्चन सबसे पहले तो यही पूछा जाता है, डीडीटी है क्या? तो ये एक कीटनाशक है। अब आजकल और एडवांस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि डाईफ्लोरो डाईमेथाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, इस टाइप का, डाईब्रोमो डाईफेनाइल ट्राईब्रोमीथीन, डाईक्लोरो डाईफेनाइल ट्राईक्लोरोथेन, इस टाइप की ये 4 ऑप्शन दिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर है आपका सी वाला, डाईक्लोरो डाईफेनाइल ट्राईक्लोरोईथेन। ये इसका आंसर हो जाएगा, डीडीटी का एक फुल फॉर्म है ये। तो ये आपको याद रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोयले में मृत वनस्पतियों के रूप या रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि कोयले में मृत वनस्पतियों, देखिए, कोयला पेट्रोलियम में कैसे प्राप्त होता है? पेड़ पौधे मर गए मतलब सूख गए, गिर गए, उसके ऊपर से मिट्टी चली गई, आदमी मरे, दबा दिया उसको जमीन में, या फिर ये बहुत सारे जितने भी आपके वनस्पति चीजें हैं, ये जमीन में दबी दबी संपीड़ित होती जाती, तो कई सालों बाद जो है कुछ कोयला का रूप ले लेती है, कहीं वहीं पर पेट्रोलियम निकल जाता है। अगर यही चीज़ समुद्र के आसपास रहती है तो पेट्रोलियम निकल जाता है, गैस निकल जाता है। तो इस टाइप से जब संपीड़ित हो जाती है वनस्पतियां, तो कोयला, गैस और ये नेचुरल चीज़ों का जो है आपका उत्पत्ति होता है। तो यह प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है कार्बनीकरण। क्या कहलाती है? कार्बनीकरण कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बनीकरण। 11वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तापमान जिस पर तरल का वाष्प दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो, उसे क्या कहा जाता है? तापमान यानी कि किस तापमान पर तरल का वाष्प दबाव, यानी कि जो वाष्प का दबाव है और वायुमंडलीय दबाव दोनों जो है बराबर होता है, वह कौन सा पॉइंट होता है? तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, जिसपे पानी या कोई भी पदार्थ जो उबलता है। ठीक, तो 11वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्वथनांक। निम्नलिखित में से कौन सा भूरा कोयला है, मतलब इनमें से किसको भूरा कोयला भी कहा जाता है? तो भूरा कोयला, इसका आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा, उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीट। तो लिग्नाइट जो है थोड़ा भूरा कलर का दिखता है, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, जिस कारण से इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है जो कि बना है, यानी कि पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, वो किससे बना है?
प्राचीन पौधों और जानवरों के क्षय से, प्राचीन समुद्री जीवों के अवशेष से, डायनासोर के अवशेष से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये बने हैं प्राचीन समुद्री जीवों के अवशेष से। देखिए जरूरी नहीं कि समुद्री जीवों के ही अवशेष से बने हो, इसके साथ कई सारी चीजें जुड़ी रहती हैं, लेकिन समुद्र के आसपास का जो रहता है संपीड़न क्षेत्र वो ज़्यादा होता है, जिस कारण से वहाँ पे हमको पेट्रोलियम मिलता है। जैसे कि समुद्र में हमको ज़्यादा पेट्रोलियम मिलता है, वहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन समुद्री जीवों के अवशेषों से। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? ठीक, धातु अपने जो रहती है वो कौन सी रहती है? तो इसका आंसर जो है आपका देखिए मरकरी होगा जिसमें। तो देखिए मरकरी और गैलियम भी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें ब्रोमीन भी दिया हुआ है और मरकरी भी दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ब्रोमीन और मरकरी। तो ये आपको याद रखना है। ये जो है आपके रूम टेम्परेचर पे क्या रहती हैं? ये समान मतलब पिघली हुई रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है? अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी जिम्मेदार है? तो सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, ताकि उससे वो वातावरण को गर्म कर लेता है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत यूज तो है, लेकिन जिसके इसके कारण से गर्माहट ज़्यादा होती है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, किस कारण से हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है हमारे वातावरण में, और वो सूर्य से निकलने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेती है और वायुमंडल गर्म हो जाता है और ज़्यादा गर्म हो रहा है। इसका एक उदाहरण और आपको बताता हूँ, शुक्र ग्रह, ठीक, वीनस जिसको बोला जाता है सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है, बहुत ही चमकदार ग्रह है, ठीक, गर्म नहीं, सबसे ज्यादा वो चमकता है, गर्म है। क्यों है? वहां पे 92 से 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, पूरा वो सोख लेता है, जिसकी कारण से गर्म हो जाता है और चमकता है। वहाँ के वायुमंडल में 96% तक आपको CO2 मिल जाएगा, ठीक है, तो जिस कारण से वो गर्म होता है। तो CO2 की बात चली थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, बाकायदा मैं भूगोल में उसको कवर करूंगा, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अपनी प्रतिक्रिया को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसको आमतौर पर पानी में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए व्हाइट फास्फोरस, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी ग्रेफाइट लाल फास्फोरस। देखिए इतना तो हमको अभी तक पता है कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, ठीक। अब तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, सोडियम ग्रेफाइट, तो आंसर हो नहीं सकता, आंसर होगा या तो ए या तो डी। तो अब मैं बताता हूं कि क्या होगा। तो इसका आंसर है व्हाइट फास्फोरस, यानी कि सफेद। तो ये याद रखिएगा कि सफेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट ये नहीं आएगा कि आपका किसको पानी में रखा जाता है, फास्फोरस और ये तो फास्फोरस आप लगा दोगे। फास्फोरस में भी कौन सा, लाल या आपका सफेद? तो सफेद फास्फोरस को जो है पानी में रखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफेद फास्फोरस। 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। व्यावसायिक रूप से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को जो है जाना जाता है आपका ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से ब्लीचिंग पाउडर को जाना जाता है। 18वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन सा अम्ल वर्षा, मतलब अम्लीय वर्षा के लिए, एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए बोल रहा है सल्फर और नाइट्रेट के ऑक्साइड, ऑप्शन बी बोल रहा है सल्फर और हाइड्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के हाइड्रोक्साइड, और सल्फर और नाइट्रोजन के कार्बोनेट। देखिए सल्फर सभी में है, सल्फर तो रहता ही है, उसके अलावा और कौन सा रहता है? तो इसका आंसर आपका जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है बारिश में गैसीय रूप में, तो ये संघनित होके नीचे वाटर के साथ मिक्स होके गिरते हैं, तो इससे अम्लीय वर्षा होती है, हमारे त्वचा को नुकसान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर और नाइट्रोजन के हाइड्रोक्साइड। बात करते हैं 19वें नंबर पे। तो समताप जो मंडल है, ठीक है, समताप मंडल के ऊपर और थर्मोस्फीयर के नीचे पृथ्वी के वायुमंडल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मतलब समताप मंडल जहां पे हमारे एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, और उसके ऊपर थर्मोस्फीयर होता है, थर्मोस्फीयर के नीचे मतलब समताप मंडल और थर्मोस्फीयर के बीच की जो जगह होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है
मीसोस्फेयर, क्या कहा जाता है? मीसोस्फेयर उसको कहा जाता है। क्षोभ मंडल जो है हमारा सबसे निचली परत है, ठीक। बहिर्मंडल सबसे बाहर की हो गई, तो बचा कौन सा? मीसोस्फेयर, जो कि बीच की परत है। तो ये आपको याद रखना है। और समताप मंडल से क्वेश्चन ये आता है कि एरोप्लेन वगैरह कहाँ उड़ते हैं? तो समताप मंडल में जो है एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, और आयन मंडल में जितने भी हमारी सैटेलाइट वगैरह होते हैं वो आयन मंडल में होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके फिजिक्स भूगोल से भी रिलेटेड हैं और इसमें भी कवर किए गए हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक का एक उदाहरण है? यानी कि जो क्षार का कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो देखिए इसका आंसर सबसे पहले मैं बता देता हूं, इसका आंसर है हल्दी। अब इसको आप कैसे पहचान सकते हैं? देखिए जब भी कभी हल्दी का दाग किसी शर्ट पे लग जाए और आप जैसे सब्जी गिर जाती है हमारी शर्ट पे, आप उसको धोइए और जैसे ही आपने सोडा डाला, उसमें वॉशिंग पाउडर डाला, तो वो पीले से देखिएगा थोड़ा कत्थई कलर का हो जाता है, रेडिश में हो जाता है। तो यही है वो, क्योंकि वो क्षार रहता है, ठीक है। अम्ल क्षार का जो है सूचक है आपका हल्दी। तो ये नेचुरल रूप से टर्मरिक जो है सूचक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हल्दी। इसको आप अपनाइएगा, किसी शर्ट पे अगर आपके हल्दी के दाग लगा उसको धोइएगा, वो देखिएगा लाल कलर का हो जाएगा थोड़ा सा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट तो होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इन चीजों को आपको जरूर याद करना है। 22वें नंबर का क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। चींटी के डंक और पालक में मौजूद अम्ल कौन कौन से हैं? तो देखिए ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। अब देखिए मैंने आपको बताया था एसिटिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक। तो ऑक्जेलिक अम्ल तो आपके घास वगैरह में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है उसको आप कैसे याद रख सकते हो? आपने अगर डॉग्स को देखा होगा, कुत्तों को देखा होगा कि वो घास खा के उल्टी करते हैं, तो इसको कैसे? घास खाया और औंक दिया। तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में हो गया? घास में हो गया आपका, ठीक। तो यहाँ पे देखिए पालक भी एक तरीके का घास का रूप है, तो उसमें ऑक्जेलिक अम्ल है, ठीक। अब फॉर्मिक अम्ल नहीं होता, एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल की बात कर लेते हैं, ऑप्शन ए को ही पकड़ के चलते हैं। फॉर्मिक अम्ल में बताया, अब एसिटिक अम्ल की बात करते हैं। तो एसिटिक अम्ल लगभग खट्टी चीजों में पाया जाएगा आपका, ना कि चींटी के डंक में पाया जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी को देखते हैं, टैट्रिक अम्ल बोला जा रहा है आपका, ठीक है। टैट्रिक अम्ल तो ये इमली में पाया जाता है, ठीक। इसको कैसे याद करेंगे? आप खट्टी इमली खाओगे तो ऐसी आवाज आएगी। तो टैट्रिक अम्ल जो है इमली वगैरह में पाया जाता है। तो अब अगला ऑप्शन बचा आपका डी। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? मैथोनिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो पालक में तो ऑक्जेलिक अम्ल है, लेकिन चींटी के डंक में मैथोनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक, बिच्छू का डंक, ये सब डंक वाली चीजों में जो है मैथोनोइक अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथोनोइक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो जो मैंने ट्रिक बताई है उनको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक। चलिए 23वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक अम्ल में क्षार होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? ये पेट के लिए उपयोगी होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका जो सूत्र की बात करें तो होता है MgOH ट्वाइस होता है, MgOH ट्वाइस, और उसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, MgOH ट्वाइस रहेगा, ठीक है। MgOH2 नहीं लगाएंगे आप, Mg और OH को लिखेंगे ब्रैकेट के रूप में, ठीक है, और उसके बाद ट्वाइस लगाएंगे। मैं आपको लिख के बता देता हूं। वैसे आप लिखेंगे Mg और फिर ब्रैकेट OH और यहाँ पे ट्वाइस। तो ये हो गया MgOH ट्वाइस। तो ये किसका हो गया? आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में से किसने पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग, मतलब किसको जो है पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए यूज किया जाता है? मतलब पानी अगर कठोर है, यानी कि वो सर्फ के साथ आपका झाग ज्यादा नहीं देगा, तो इसको किसके यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है वॉशिंग सोडा। धोने वाला सोडा को पानी में डालते हैं तो वो उसको मृदु बना देता है, जिससे झाग होता है और हमारे जो है कपड़े साफ हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉशिंग सोडा। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? गहरे समुद्र में गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति डैश डैश को मिलाकर तनु किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है भारी होता है, तो उसको जो है आप सिलेंडर में भर के जब ले जाते हैं नीचे, तो ज्यादा भारी ना हो इसलिए उसको तनी कर देते हैं, यानी कि उसमें कुछ चीज मिला के ले जाते हैं। अब क्या मिला के ले जाते हैं, वही हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हीलियम, नाइट्रोजन,
पोटेशियम या मीथेन। देखिए मीथेन तो ले नहीं जा सकते, ज्वलनशील गैस है, उसको हम सूंघ भी नहीं सकते, मर जाएंगे, ठीक है। पोटेशियम भी नहीं ले जा सकते, नाइट्रोजन गैस भी हम नहीं ले जा सकते, क्योंकि जितनी नाइट्रोजन हम लेते हैं उतना शरीर हमारा वापस नाइट्रोजन को भेज देता है। बच गया आपका हीलियम, जो कि हल्की होती है। तो हीलियम को जो है हम, देखिए हाइड्रोजन भी हल्की है, लेकिन हाइड्रोजन को हम इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि वो ज्वलनशील प्रकार का है, ठीक है। तो हम ले जाते हैं हीलियम को। हीलियम को ऑक्सीजन के साथ मिला के सिलेंडर में भर के गोताखोर लोग उसको जो है नीचे ले जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। वैसे बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, सबको याद होगा, लेकिन बता दिया मैंने, ठीक है, कवर किया, क्योंकि आजकल इस टाइप के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन बहुत इजी भी डाले जाते हैं, तो इजी क्वेश्चन बनने ही चाहिए हमसे, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के समाप्त होते हैं। जल्द ही इसका पार्ट 2 आएगा, जिसके अंतर्गत अगेन मैं 26 से जो है 50 क्वेश्चन तक कवर करूंगा। इसके भी पार्ट 4 तक आएंगे, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री के आए हैं तो आप उनको भी देखिए, हिस्ट्री के पार्ट 3 पार्ट 4 तक अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब आप लोगों का काम है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight, इसको भी लाइक करें। और जल्द ही यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक देख पाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि सभी आपके दोस्त लोग, मेरे सभी स्टूडेंट जो पढ़ते हैं मेरे चैनल से, सब लोग इस वीडियो का फायदा उठा सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा SSC CGL में रिजल्ट दे सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।